Good morning, my dear friends. दोस्तों भूपेश आनंद. We are doing working capital management in financial management as a subject for ACCA skill level F9, and today I am going to deliver lecture number 6th, and I will be discussing with the practical examples and the illustrations and the test you're understanding from Kaplan today. बेटे आज के इस लेक्चर से लेक्चर 6, लेक्चर 7 और लेक्चर 8 इन तीनों लेक्चर्स में मैं कैप्लान से इलस्ट्रेशंस, टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा. इट मींस अभी तक हमने जो किया उसका प्रैक्टिकल इंपैक्ट अब हम देखेंगे. सो इट मींस दीज लेक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन योर एग्जामिनेशन दीज प्रैक्टिकल दे आर जनरली बीइंग आस्क्ड. आप प्लीज अपना कैलकुलेटर बाहर निकाल लें. मैंने भी अपना कैलकुलेटर बाहर निकाल लिया. रजिस्टर को बिल्कुल अपने पास रखें. कैप्लान का बुक देखिए, मैंने भी कैप्लान का बुक अपने पास बाहर रख लिया है ना. तो आप भी अपने सामने कैप्लान का सॉफ्ट कॉपी रख लें. हार्ड कॉपी बेटर रहता है इफ यू गेट इट प्रिंट आउट. वैसे मेरे पास सॉफ्ट भी है, हार्ड भी है. लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. तो F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट वर्किंग कैपिटल बेसिकली जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू सो मेनी थिंग्स इन रिगार्ड टू ऑपरेटिंग साइकिल. Today I will be telling you that how we can estimate in this lecture, and in lecture number 7 I will be telling you that how we can estimate the working capital requirement. वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को निकालने के लिए क्या प्रक्रिया, क्या स्टेप्स, क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए अगर आपको एस्टिमेट करना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. तो आपको कौन सा, आज हम प्रैक्टिकली उन बातों को डिस्कस करेंगे. और मैं आपके सामने 2 क्वेश्चंस लेने वाला हूँ. कैप्लान का स्टडी मटेरियल, स्टडी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 4 एंड एडिशनल क्वेश्चन नंबर 1. आज मैं इस लेक्चर के थ्रू आपको उन सभी कंसेप्ट का प्रैक्टिकल कराने वाला हूं. और जो मेरे पास एडिशन है बेटे, उसमें कैप्लान के पेज नंबर 198 और 199 आपको ओपन करना है. ठीक है जी. तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने कैप्लान का मटेरियल ओपन कर चुका हूं. बेटे ये क्वेश्चन है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 4. ऊपर लिखा हुआ है वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट लेवल. इट मींस यू हैव टू एस्टिमेट दैट हाउ मच इज द वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर अ ऑर्गेनाइजेशन इन दिस कंपनी. एंड लेट मी टेल यू दैट वी ऑलवेज एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल. इट मींस इट इज ऑलवेज अ बजट. वी ऑलवेज एस्टिमेट पहले. आप टाइम टेबल सुबह बनाते हैं कि आज सारा, आप बजट पहले बनाते हैं. कैश बजट इज प्रिपेयर्ड पहले. इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, in performance management, we prepare budget at T0 and then we watch that at the end of T1 हम standard costing से variances को calculate करते हैं. Hope you are remembering that. तो my point is I will be forecasting that अगर मैं इतने units को produce करने वाला हूँ, if I want to produce this much units, then this much will be the raw material requirement, this much will be the factory overhead, this much will be the direct labor, this much will be the production overhead, this much will be the admin overheads. तो मैं उनका पहले estimation कर लेता हूँ. फिर मैं चेक करता हूँ कि मुझे रॉ मटेरियल कितने पीरियड का हर समय मेरे पास होना चाहिए. कहने का मतलब है, मैं आज जो आपको बात कहना चाहता हूँ, that is whenever I want to estimate, whenever I want to find out the how much is the investment level, आपको 2 बातें पता होनी चाहिए. जैसे मैंने एक लेक्चर में बताया था that if I want to calculate simple interest, you should know how much is principal, how much is rate of interest and how much is the time period. Similarly, for estimating working capital, you should know that what are the ratios. बेटे 2 चीजें पता होना. अगर ratios, R लिख दिया मैंने. R means ratio means holding periods. Either I am given with the turnover ratio or I am given with the holding period. कुछ भी होगा. टर्नओवर रेशियो दी होगी तो मैं अब इतना कैपेबल हूँ कि I can convert to holding period. And if holding period is given to me, then I will give a thank you to the examiner because he has directly given me that hot cake. I will be eating that. And the second is those ratios are interrelated with the figures which are dancing in a cost sheet or in a profit and loss statement. बेटे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या कॉस्ट शीट बनाना कंपलसरी है.
हाँ, अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, रॉ मटेरियल कंज्यूम की पूरा सब कुछ गिवन नहीं है, डायरेक्ट लेबर प्रोडक्शन ओवरहेड्स, then we cannot calculate prime cost, we cannot calculate factory cost, we cannot calculate cost of production. So we can directly start with the sales. There is a difference in the cost sheet and the profit and loss statement. Cost sheet नाम क्या है? Cost sheet, M2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बनाते थे, तो we start with the cost. But in when I say profit and loss statement, then we start with the sales. मतलब cost sheet को हम उल्टा कर दें, opposite कर दें, क्योंकि cost sheet में हम लास्ट में sales लिखते हैं, तो अगर मैं ऐसे टर्न कर दूं कॉस्ट शीट को, तो ऊपर सेल्स आ जाएगा, फिर लेस प्रॉफिट आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा, फिर उसका बाइफिकेशन कर देंगे. होप आप मेरी बात को समझ रहे हैं. एक बच्चा कहता सर आप ये क्यों बोल रहे हो? बेटा मुझे नहीं पता इस क्वेश्चन में क्या है, बट आई जस्ट वांट टू रिवाइज दैट whenever I want to estimate working capital requirement, I should be aware of two things. One is the ratio and second is the relationship. तो मैंने R लिख दिया, R स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है जी. X लिमिटेड हैज फॉलोइंग एक्सपेक्टेशन. देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेशंस. बेटे वो सोच रहे हैं, थॉट्स हैं, बजट हैं कि ये होगा, जैसे आप एसीसी करने से पहले सोचते हो कि ये होगा. एक्सपेक्टेशंस फॉर द फॉलोइंग पीरियड, इट मींस इट इज प्लानिंग. आप प्लान कर रहे हो आने वाले समय के लिए. सेल्स 10 मिलियन, बेटे 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 lakhs, ठीक है. तो उन्होंने मिलियन में लिखा है, ठीक है, हमने 10 मिलियन अभी लिख दिया, डॉलर्स में है. मटेरियल 6, अब आपको जस्ट गिवन है मटेरियल, तो मैं इसको मटेरियल कंज्यूम लूंगा या मटेरियल परचेजेस लूंगा? बेटे आप ये बताइए, व्हेन वी प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, then we debit opening stock, we debit purchases, and we credit closing stock. It means we are calculating consumed. If nothing is given, I will assume that it is consumed, and I will also assume that this consumed is equal to purchases, because if I want to calculate creditors, then I have to see that accounts payable period is related with purchases. But if purchases is not given to me, I can relate it with consumed. ठीक है. अदर कॉस्ट का मीनिंग क्या है? प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एडमिन ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, एंड दिस इज द प्रॉफिट. द वर्किंग कैपिटल रेशियोज, देखिए रेशियोज गिवन है. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दैट व्हेनेवर आई वांट टू एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल, आई शुड बी अवेलेबल विद टू थिंग्स, रेशियोज एंड रिलेशनशिप. तो मैं बड़ी से बड़ी कंपनी का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एस्टिमेट कर सकता हूँ. तो रेशियोज गिवन है सर. एग्जामिनर को थैंक यू बोलना चाहिए, बिकॉज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया होता तो मुझे पहले इसको इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड में कैलकुलेट करता, तो मुझे एक एडिशनल कैलकुलेशन करनी पड़ जाती. बट आई कैन कैलकुलेट इट. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड. तो थैंक यू बोलिए एग्जामिनर को. रिसीवेबल्स डेट, अकाउंट रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड इज गिवन टू मी. अगर एग्जामिनर गंदा होता तो मुझे रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो दे देता, तो फिर मेरे को रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो को कन्वर्ट करना पड़ता पहले रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड में इन डेज. बट एग्जामिनर इज, थैंक यू बोलिए, प्लीज गिव थैंक यू, अ बिग थैंक टू एग्जामिनर, बिकॉज ही हैज गिवन अस इन होल्डिंग पीरियड्स, कलेक्शन पीरियड्स. कंप्यूट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. वो कहता है कि आप इसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कंप्यूट करके दिखा दीजिए, बस क्वेश्चन खत्म है बेटे. आप आराम से एक बार, एक बच्चे ने तो कैप्लन भी ओपन नहीं की, वो सोच रहा है लाइव क्लास है, फ्री की लेक्चर, थप्पड़ मारने का मन कर रहा है बेटे. इसी लेक्चर्स के, इन्हीं वीडियोस के मैं 10,000 चार्ज कर रहा है, एंड दे आर सेलिंग लाइक एनीथिंग. ये तो मुझे लगा कि चलो कुछ लाइव करते हैं, कुछ बच्चों का भला हो जाए. है आपको अगर फ्री लग रहा है तो मतलब ये क्या बोलोगे बेटा, मैं ये तो आपका थॉट प्रोसेस है. टेस्ट यूर अंडरस्टैंडिंग. क्वेश्चन नंबर 4 हम करने जा रहे हैं. वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट लेवल को कैलकुलेट करेंगे, एंड दिस कंपनीज एक्स PLC एंड सेल्स इज गिवन एंड ऑल इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू मी. तो बेटे इसको आराम से हमने डिस्कस करना है. आई नो दैट वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. बच्चा जानता है सर, मैं क्या बोलूँ. नेट वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. बट इसका सोल्यूशन आपको कैप्लॉन में गिवन है, इसलिए कुछ बच्चे ध्यान से सुन ही नहीं रहे. But the process, the way, the concept which I am discussing, that is not given in Kaplan. अब मर्जी आपकी है बेटे. मैं तो पूरा कंप्लीट करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. ठीक है जी. आइए, मैं फर्स्ट पॉइंट चाहता हूं कि आप सब लिखें, अपने नोटबुक में निकालें. इवन इफ यू आर अवेयर ऑफ
आपको कुछ लिखना है, लिख लिख कर ही करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसनी आवत जावत से सिल पर परत निशान। आपको बार बार जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके माइंड में वो थॉट्स वैसी चलनी स्टार्ट हो जाती है। आइए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड वी नो दैट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू टोटल बैलेंस ऑफ करंट एसेट्स। इट मीन्स हाउ मच अमाउंट, हाउ मच फंड्स आई रिक्वायर फॉर करंट एसेट्स, हाउ मच फंड्स आर ब्लॉक्ड इन करंट एसेट्स, and total balance of current liabilities, that how much is the balance of current liabilities। ठीक है जी, लिख लीजिए बेटा, लिखना है क्योंकि फॉर्मूला आपको खुद बताएगा कि अब आगे कैसे करना है। अब मुझे आगे इस फॉर्मूले ने बताया कि मुझे करंट एसेट का बैलेंस पता होना चाहिए, मतलब आई शुड बी अवेयर ऑफ दैट हाउ मच इज इन्वेंटरी, हाउ मच इज इन्वेंटरी, how much is accounts receivable, how much is accounts payable, how much is cash। अगर ये पता होगा मैं तीनों ऐड कर दूंगा, ये लेस कर दूंगा और बैलेंसिंग फिगर आपके पास आ जाएगी वर्किंग कैपिटल। ठीक है सर, आप बताइए। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू टोटल बैलेंस ऑफ करंट एसेट्स माइनस टोटल बैलेंस ऑफ करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स में क्या क्या आ गया, इन्वेंट्री आ गई, कैश आ गया, अकाउंट्स रिसीवेबल आ गया और करंट लायबिलिटी में आ गया अकाउंट्स पेबल और ट्रेड पेबल। ठीक है सर, मैं भूपेश आनंद आपके सामने एक बात ये कहना चाहता हूं कि दैट व्हेनेवर आई वांट टू एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आई नीड टू थिंग्स, एक तो रेशियोज और एक रिलेशनशिप। मुझे रेशियोज पता होनी चाहिए और रेशियो रिलेशनशिप्स पता होनी चाहिए। बट ये लिख लो, बड़ी काम की चीज़ बता रहा हूँ आपको। एग्जामिनेशन किट के क्वेश्चंस होंगे नहीं अगर आपने अभी ध्यान से नहीं, इफ़ यू आर नॉट सिंसियरली यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स 100% एफर्ट्स। कुछ बच्चे तो लेट के पढ़ रहे हैं, मेरे सामने तो बिल्कुल ठीक तरह से पढ़ रहे हैं, लेकिन जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो तो बेवकूफ़ हैं। अगर इफ़ यू आर वेस्टिंग योर टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, बंद ही कर दो इससे अच्छा वीडियो क्यों लेट के पढ़ना है। अगर आप सॉल्व नहीं कर रहे, इफ़ यू आर नॉट कैलकुलेटिंग विद कैलकुलेटर, कैपलन नहीं है, तो फिर क्या टाइम वेस्ट करना है बेटे। टाइम तो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है इस दुनिया का। फ्रेंड्स, इट विल बी बेटर इफ यू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बिकॉज आई एम नॉट गिवन विद इनफ इंफॉर्मेशन सो दैट आई कैन प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट। ठीक है जी, तो मैंने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को किया, स्टार्ट कर दिया। अब मैंने यहाँ गलत लिखा है 10 मिलियन, बेटे 10 मिलियन था, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो मैंने यहाँ पर बेटर रहेगा कि मैं ऐसा करूँ, यहाँ पर इसको मिलियन में ही रहने दूँ, ज़्यादा चक्कर में पड़ते नहीं भैया, क्या है उसमें और गलतियाँ ही होती हैं। आप ऊपर लिख दीजिए 10 मिलियन। ठीक है जी, 10 मिलियन प्रॉफिट इज, नाउ प्रॉफिट इज गिवन टू यू। प्रॉफिट कितना दिया बेटा, प्रॉफिट तो 2 दिया ही हुआ है। कितना अच्छा एग्जामिनर है। रेशो भी, मार्जिन इज नॉट गिवन टू मी, बिकॉज अगर मार्जिन दिया होता तो आई वुड हैव अप्लाइड दैट मार्जिन ऑन द सेल्स एंड देन आई वुड हैव कैलकुलेटेड, बट देयर इज नो मार्जिन गिवन टू मी। आई एम गिवन दैट मार्जिन एब्सोल्यूट रुपीज। आपको वो मार्जिन वेरिएबल में नहीं गिवन है, दैट इज गिवन टू मी इन एब्सोल्यूट रुपीज। तो एब्सोल्यूट रुपीज है तो 2 गिवन है, मैंने 2 लेस कर दिया भैया। सेल्स में से अगर आप प्रॉफिट लेस कर देंगे तो आप बताइए मेरा खर्चा कितना आ गया। माय खर्चा यस, माय खर्चा एज पर बनिया, यू नो, एज पर लाला जी, खर्चा इज $8 मिलियन, 8 लाख, 8 करोड़, कुछ भी, हमें क्या लेना है। Now, in this cost, in this kharcha, I want to find out that how much is the expense for raw material, how much is the expense for labor, or how much is the expense of other overheads. Now, there can be different types of costs in that. So, I am given with the information that out of this cost of sales, raw material consumed are, raw material consumed are, बेटे मैं बार बार ना उसको चेंज नहीं कर रहा, क्या कैपलन में कैश स्टडी मटेरियल आपके पास है, फिर वो बार बार सीन में चेंज करना पड़ जाता है, दिक्कत होती है। तो आप मेरे को ये बताइए 6 लाख ऑलरेडी इट इज गिवन टू मी इन द क्वेश्चन। कितना अच्छा एग्जामिनर है, उसने ये भी दे दिया कि इतना 6 है। बेटे अगर 6 ये गिवन है तो उसने ये भी गिवन कर दिया दैट अदर देन मटेरियल इज 2। मैं यहाँ से भी 0 हटा रहा हूँ क्योंकि ऊपर मिलियन में लिखना है, तो आपको कहीं दिक्कत ना आएगी मिलियन में कितने जीरो होते हैं। बेटे 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, तो मिलियन भी रहने देते हैं बेटे, ऐसे पंगा क्या लेना है।
है ना, तो ये आ गया जी 8। So my dear friends, it is important that I have given you a letter, a request letter to my dear friends that it is better to prepare a profit and loss statement and we start with sales. In cost sheet we start with cost. तो आपको लगता है यहाँ तक आपने लिख लिया? अब ये लिखने के बाद बेटे इसमें रिलेशनशिप्स छुपी हुई हैं, बिकॉज व्हेन आई यूज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड आई रिक्वायर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, and when I want to calculate finished goods inventory holding period, I require cost of sales. When I want to find out, when I want to use working capital, work in progress holding period, I require production cost. And when I want to calculate accounts receivable, I want sales. तो बेटे ये सारी रिलेशनशिप्स यहाँ पे हैं, ओरली भी कर सकते थे, बट बेटर रहता है कि अभी आप करें ज़्यादा देखिए, टाइम वेस्ट, मतलब उसमें आप अपना ये मत सोचें कि अभी ये करना है वो करना है, आप बात समझ रहे हैं? जो जैसा कह रहा हूँ पहले चुपचाप करें तो सही यार। नाउ आई एम गिवन विद इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड 30 डेज। पता नहीं आपकी बुक में दिया है या नहीं दिया, मेरे को तो दिया है 30 डेज। इसका मतलब भी आपको पता है और मुझे भी मालूम है, 10 बार बोल दिया, मैं बार बार नहीं बोलूँगा। 30 डेज का मीनिंग आप सबको पता है। इट मीन्स 30 डेज का स्टॉक आपके पास होना चाहिए, बिकॉज देयर इज अ गैप बिटवीन परचेज एंड इशू। ठीक है, अब नाउ दिस पॉइंट इज, ये जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट गिवन है, आई एम नॉट गिवन वेदर इट इज फॉर मंथ, वेदर इट इज फॉर डे, वेदर इट इज फॉर वीक, वेदर इट इज फॉर ईयर, वेदर इट इज फॉर 365 डेज। बट आप मुझे बताइए, यू ऑलवेज प्रिपेयर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, यू ऑलवेज प्रिपेयर द अकाउंट्स, यू ऑलवेज प्रिपेयर द स्टेटमेंट फॉर 12 मंथ्स फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। हम पूरे 12 महीने के लिए उसको प्रिपेयर करते हैं, 365 दिन के लिए प्रिपेयर करते हैं। So when we prepare it for 365 days, if nothing is given to me, मैं ये assume करूँगा that these sales are annual sales. These sales are for 365 days. Now this is not given in your Kaplan, इसलिए आपको मेरी बात को सुनना important है। And I will be also, you know, taking into account that this raw material consumed $6 million is not for a week, not for 3 days, not for 30 days, but it is for 365 days, because we generally prepare accounts for 365 days, because if nothing is given to me, I can assume that, you know, this period is of 12 months, because the question is, जो question कह रहा है वो कहता है जी the expectation for the following period. Now that period is not given to me. So on the basis of that, I will give the benefit of doubt, and this benefit of doubt will be, I always take it for 365 days. तो मैं अपनी बात करने जा रहा हूँ इन्वेंटरी बैलेंस। अच्छा देखिए, अब आपको इन्वेंटरी वर्किंग कैपिटल पीरियड दिया है, रॉ मटेरियल गिवन नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस गिवन नहीं है, फिनिश गुड्स गिवन नहीं है, इन सब का एक रिप्रेजेंटेटिव है इन्वेंटरी, बड़े पापा, पापा ही पापा। देखिए, इन केस यू आर गिवन विद रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, आई वुड हैव कैलकुलेटेड एज पर रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। बोलिए, मतलब इन दैट केस आई वुड हैव यूज्ड रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अपॉन रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इनटू 365। वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री होता तो आई वुड हैव यूज्ड वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री अपॉन प्रोडक्शन कॉस्ट इनटू 365। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री होता तो आई वुड हैव यूज्ड फिनिश गुड्स इन्वेंट्री बैलेंस अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 365। बट अगर आपको गिवन है इन्वेंटरी, तो बेटे वो कॉम्पोजिट है, कर्ता, जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक कर्ता होता है, बड़े पापा होते हैं, ग्रैंडफादर होते हैं, उसी में पूरी फैमिली समा जाती है। तो इन्वेंटरी बैलेंस जब मैं लिख रहा हूं, तो बेटे नीचे डिनोमिनेटर में आप चेक करिए, आप चेक कीजिए इन्वेंटरी डेज आराम से बेटे 30 डेज लिखा है। देखिए साइकिल कितनी है बेटे, 30 डेज, 30 30 30। तो बताइए सर कितना आ गया इन्वेंटरी बैलेंस? मुझे नहीं पता, आई वांट टू कैलकुलेट इट इनटू 6 अपॉन 6 lakhs इनटू 365। बेटा यही तो होगा। मैंने क्या किया, पहले फॉर्मूला लिख दिया, जो भी कुछ गिवन था मैंने उसको पुट कर दिया। वैसे आप लॉजिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर 6 लाख कंज्यूम्ड है 365 दिन के लिए, तो 365 डेज के लिए अगर 6 lakhs है, जैसे मैंने नीचे लिखा, इफ 6 lakhs इज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड फॉर 365 days, then for 30 days it will be equivalent to, then for 30 days it will be equivalent to into 30
अपॉन 365 मैं आ गया जी। आराम से आप पहले देख लें और मैं अभी पीछे चल रहा हूं। 49.49.31 तो मैंने राउंड ऑफ ले लिया क्योंकि 0.50 कम है, तो $49 आराम से बेटे। अब एक बच्चे ने हाथ उठा दिया है, $49 मिलियन। बेटे एक बात मैं समझ गया, आप जो मेरे सामने बच्चा बैठा है वो ये कह रहा है कि सर अभी अभी आपने बताया कि इफ इन्वेंट्री इज गिवन टू मी इट मीन्स इट इज अ सम टोटल ऑफ रॉ मटेरियल प्लस वर्किंग प्रोग्रेस प्लस फिनिश गुड्स। तो इस केस में हमें डिनोमिनेटर में कॉस्ट ऑफ सेल्स लेना चाहिए, ना कि रॉ मटेरियल लेना चाहिए, बिकॉज दिस इन्वेंट्री इज कॉम्पोजिट ऑफ फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल एंड WIP। मैं आपकी बात बिल्कुल कहता हूँ, यू आर राइट इन दिस, बट द पॉइंट इज आप ये देखिए आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन में रॉ मटेरियल गिवन है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड गिवन है, और अदर कॉस्ट का मुझे बाइफिकेशन नहीं पता। लेट वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी हो सकते हैं, बिकॉज अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स होंगे तो मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आई विल नॉट इंक्लूड व्हाइल कैलकुलेटिंग इवन इफ आई एम गिवन विद इन्वेंट्री। तो मैंने यहाँ पे अज्यूम किया दैट द अदर कॉस्ट विच इज गिवन टू मी दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सो इवन इफ इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस इट विल नॉट बी कैलकुलेटेड, इट विल नॉट बी एडेड for calculating cost of sales for finished goods or production cost for WIP or prime cost for raw material। अब एक बच्चों को नींद आ रही थी, उसको समझ नहीं आया मैंने क्या बोला, वो कहता पता नहीं क्या बकबक करता जा रहा। कोई बात नहीं बेटे, आप सोते रहो, आपको सुनना भी नहीं है, आप ज़्यादा प्रेशर मत डालो दिमाग में। उस बच्चे ने जो मेरे सामने बैठा है ना, फिजिकल स्टूडेंट यहाँ पर बैठा है, उसने कुछ पूछा है, आप छोड़ दीजिए, छोड़िए आगे चलिए। नेक्स्ट पॉइंट इज, अब क्या करें, आप ध्यान से नहीं सुनते तो फिर तो बेटा ऐसे ही बोलना पड़ेगा ना मेरे को। अकाउंट्स रिसीवेबल कोलेक्शन पीरियड, नेक्स्ट रेशो, नेक्स्ट पीरियड विच इज गिवन टू यू इज 60 डेज। इसका मतलब है कि आप 60 दिन का उधार देते हो अपने कस्टमर्स को। तो एक साल में, एक वर्ष में आप 365 दिन की सेल करते हो। यू सेल फॉर 365 डेज इन अ ईयर। So for 60 days how much it will be? For 365 days 10 lakhs is the sale. Then for 60 days how much it will be? I think you are calculating with calculator also. तो बेटे मैं कर रहा हूँ, आप इसको 10 ही माने। मैं तो ये समझता हूँ कि थोड़ा सा ना फिर गलती हो जाएगी, क्योंकि हमने वहाँ पे मिलियंस में लिया है। आप इसको 10 ही रखें, है ना, सब कुछ ही मिलियन में आ जाएगा बेटे। ये लो 10 ही रखें, ये भी 10 ही है बेटे, मिलियन में ही रखें इसको। और मुझे लगता है मैंने रॉ मटेरियल में भी गलत यूज़ किया है, आप इसको मिलियन ही रखें, बिकॉज एवरीथिंग विल कम इन मिलियन। जैसे यहाँ पर है ना, तो 365, मैं एक बार दोबारा कर देता हूँ, 360 या ऐसा कर लीजिए, इसको भी यहाँ से रब कर देते हैं, सब कुछ मिलियन में निकालेंगे ना बेटा। 30 into 6 divided by 365, that comes to 0.4931। तो मैंने ठीक नहीं किया, देखा वही गलती का मिस्टेक हो गया ना। तो यहाँ लिखिए 0.4931 एंड एवरीथिंग इज इन डॉलर्स मिलियन। बेटर रहता है आप अगर मिलियन में ही रहने दें, बिकॉज अदरवाइज आप 0 कैलकुलेट करेंगे, टाइम वेस्ट भी होगा और गलती होने के चांसेस भी हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने गलती कर दी। Now, for accounts receivable collection period, I will be relating that $10 million is the sales for 365 days. Then for 60 days कितनी होगी, या तो ऐसा कर लीजिए या फॉर्मूला कर लीजिए बेटा, सब कुछ तो बता दिया है। तो मैं आप 60 into 10 divided by 365, that comes to 16.43, 1.64 million, $1.64 मिलियन। मैं आ गया जी नेक्स्ट में, अकाउंट्स पेबल डेज, अकाउंट्स पेबल रेशो, दैट इज गिवन टू यू। कैप्लन में दी हुई है 40 डेज। नाउ द पॉइंट इज, creditors accounts payable is related with purchases, but if purchase is not given to me I can use कंज्यूम्ड। मैं कंज्यूम यूज कर सकता हूं। अच्छा, जब आप कंज्यूम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कंज्यूम्ड। अच्छा, इफ नथिंग इज गिवन टू मी आई कैन अज्यूम दैट परचेज इज इक्वल टू कंज्यूम्ड, इट मींस ओपनिंग इज आल्सो इक्वल टू क्लोजिंग।
अब ये हिडन अजम्पशन है, आप पूछते नहीं है, मैंने खुद ही बता दिया, खुद क्वेश्चन क्रिएट किया, खुद ही बता दिया. If I am assuming that raw material consumed is equal to raw material purchases, this can only be possible if opening stock, opening inventory is equal to closing inventory. अगर opening inventory closing inventory के बिल्कुल बराबर है तो मैं ये अज्यूम कर सकता हूं कि कंज्यूम्ड और परचेजेस बराबर होंगी. या ऐसा समझ लीजिए, इफ आई एम अज्यूमिंग दैट कंज्यूम्ड इज इक्वल टू परचेजेस, इट ऑल्सो इंप्लाइज इट इज अ हिडन अजम्पशन. मैं जैसे हिडन अजम्पशन है कि मैं मान रहा हूं कि आप मेरे सामने इस समय ईमानदारी से सिंसियरली क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप व्हाट्सएप नहीं देख रहे. अब देख रहे हो तो अब बात अलग है, एक्सेप्शंस हैं, बट इट इज अ हिडन अजम्पशन. सिमिलरली इट इज अ हिडन अजम्पशन दैट इफ आई एम अज्यूमिंग दैट रॉ मटेरियल परचेजेस इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, देन ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक. नाउ दिस इज नॉट गिवन टू यू इन कैप्लॉन और बीबीपी. ठीक है जी. तो 40 दिन की बात कर रहे हैं. अब बड़ा ही सिंपल है सर, मैं क्या बताऊं. 365 दिन में अगर आप $6 मिलियन की रॉ मटेरियल की परचेजेस करते हैं जो कंज्यूम्ड ही है, तो 40 दिन में क्या होगा बेटे. आई थिंक आई कैन कैलकुलेट 40 इंटू 6 अपॉन 365 डेज, और डेज तो कट गए बेटा. तो मैं यहां पर आ गया सर 4040 इंटू 6 अपॉन 365, दैट कम्स टू 0.653. बिकॉज ये 0.6573 है, तो मैं इसको $0.66 मिलियन ले रहा हूं. आप आराम से देख लें, कोई मिस्टेक है ही नहीं सर. सर एक बात मैंने बतानी है, दैट वेन एवर यू वॉन्ट टू एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, अगर आप ये फॉर्मेट लगाएंगे ना तो आपको ज्यादा लॉजिकली चीजें समझ आएंगी. तो इवन इफ यू वांट टू एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल, बेटे घर में प्रैक्टिस के लिए तो इस फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हैं ना. तो मैंने लिखा, मेन आंसर में आ गया, फॉर्मेट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. फर्स्ट मैंने लिखा फंड्स ब्लॉक्ड इन करंट एसेट्स. इसका मतलब फंड्स ब्लॉक्ड इन करंट एसेट्स, और फिर लिखा मैंने करंट लायबिलिटीज. funds blocked in current assets because my funds will be invested in current assets, or I require this much funds for my day-to-day operations. I require this much fund for inventory. This much fund will be invested in the credit given to the customers, and I will be getting this much amount of credit from my customers, from my suppliers. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ inventory balance. Now everything is in dollars and in million. तो इन्वेंटरी बैलेंस को मैं सीधा डायरेक्टली आई हैव कैलकुलेटेड, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटे 0.49 प्लस, या चलिए करंट एसेट तो सारी प्लस होते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल बैलेंस वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड 1.64. और कुछ एसेट्स में है ही नहीं. 9 और 4 13, हासिल 1 6 और 1 7 और 4 11, हासिल 1 और 1 2, 2.13. मैं आ गया जी ट्रेड पेबल्स में. इसमें एक ही आइटम है करंट लायबिलिटीज में, दैट इज ट्रेड्स पेबल, एंड ट्रेड्स पेबल आर दैट इज 0.66. वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दैट. तो मैंने देख लिया हाउ मच इज नेट वर्किंग कैपिटल, एंड दिस विल बी, कैलकुलेटर मेरे सामने. इरादे बेटे मेरे बहुत बुलंद है, चक्कर तो ये है, सारा काम वैसे इरादों से होता है. $1.47 मिलियन, $1.47 मिलियन. आइए सर, मैं आई हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 4. ट्राई योर अंडरस्टैंडिंग. क्वेश्चन नंबर 4 मैंने कर दिया, मेरे हाथ ऊपर हैं, आप चेक कर लीजिए. मैं बिल्कुल खड़ा हुआ हूँ, बिल्कुल आज फ्रेश हूँ, मैंने ब्लेजर पहना है, टाई लगाई है, और खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ विद फुल बॉडी एनर्जी, सो दैट माई एनर्जी फ्लोज इन यू, और आप भी बिल्कुल ईमानदारी से बैठ के पढ़े. तो ये क्वेश्चंस पेपर्स में आते रहते हैं. एग्जामिनेशन किट भरी पड़ी है, प्रैक्टिस एंड रिवीजन किट बीबीपी, एग्जामिनेशन किट कैप्लॉन. आप इजीली कर पाएंगे अगर मेरे टोटल आपने 8 के 8 लेक्चर्स वर्किंग कैपिटल के इजीली सिंसियरली कर लिए. ठीक है जी. मैं भूपेश आनंद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा. सर नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको मैंने ये बताना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आप एडिशनल क्वेश्चन 1 हम करने वाले हैं. बेटे 2 क्वेश्चंस दिए हैं, आज के लेक्चर में 1 करेंगे, लेक्चर 7 में 2 करेंगे, और दोनों के दोनों क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं. मैं फुल कवर करने वाला लॉजिक्स के साथ. देखिए आंसर तो गिवन ही है यार, एक बच्चा हंस रहा सा आंसर गिवन है वहीं से कर लेंगे, वो बेवकूफ बच्चा है, क्योंकि वो वहां से करेगा तो समझ भी नहीं आएगा उसको जब तक आप मेरी लेक्चर्स को ध्यान से सुनेंगे नहीं.
बेटे एक एक क्वेश्चन में मैं 15-15, 20-20, 25-25 मिनट लगा रहा हूं कि कंसेप्ट बता रहा हूं, ऐसे 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 ऐसे। चलिए सर, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट लेवल क्वेश्चन नंबर 1. So I will be doing both the questions, but firstly in this lecture I will be doing first question. A company's annual sales. तो पहली बात इन्होंने बता दिया है, ये भले आदमी है, इन्होंने कहा जी एनुअल है, नहीं भी दिया होता तो मैं एनुअली मानता, ठीक है जी, $8 million. अब मुझे ये नहीं बताया कि दिस इज क्रेडिट और कैश. इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, आप ये बताइए पहले जमाने में साइलेंट मूवीज बनती थी, इतनी टेक्नोलॉजी बढ़िया नहीं थी, तो हीरो हीरोइन से कुछ बोल ही नहीं पाता था, लेकिन आंखों ही आंखों में इशारा हो जाता था, तू मेरा और मैं तेरी हो जाता था. Similarly, if question is silent in regard to sales, so I will assume that my total sales are is equal to credit sales. ये मान लेंगे, ठीक है सर. मार्क अप ऑन कॉस्ट. अब देखिए ये भी बड़ा शरीफ इंसान है, उसने मार्कअप कह दिया. बेटे हमें पता है मार्कअप इज ऑलवेज रिलेटेड ऑन कॉस्ट एंड मार्जिन इज रिलेटेड ऑन सेल्स. 1/2 is equal to 1/3 of sales. 1/3 of cost is equal to 1/4 of sales. 1/5 of cost is equal to 1/6 of sales. या आप बचपन से चलते आ रहे हैं, सो ले लिया कॉस्ट, बट द पॉइंट इज यू शुड नो कि मार्कअप इज रिलेटेड विद कॉस्ट एंड मार्जिन इज रिलेटेड विद सेल्स. बट वो भला आदमी है, उसने कॉस्ट लिख दिया. अच्छा अगर ये नहीं भी लिखता ना कॉस्ट, तब भी हमारा काम चल जाता है, बिकॉज आपने मेरे लेक्चर्स अटेंड किए हैं F2, F3, F5, F7, and I have clearly told you that what I mean by margin, what I mean by markup, that is 60%. ठीक है सर. It is normally settled. It normally settles payable 2 months. वो कहता है जी जो पेबल्स है ना, अकाउंट्स पेबल, वो 2 महीने में सेटल करता है आफ्टर परचेजेस. इट मीन्स दे आर गेटिंग अ क्रेडिट ऑफ 2 months फ्रॉम देयर सप्लायर्स. बिल्कुल ठीक है. होल्डिंग 1 month पीरियड ऑफ डिमांड इन इन्वेंट्री. ये देखिए यहां से ढूंढना है आपको. आपको एक इंफॉर्मेशन का झुंड दिया है, आपको काम काम की इंफॉर्मेशन, उसमें से फूल लेने हैं, मोंगरे का फूल, मोतिये का फूल, गुलाब का फूल, और उसको अंडरलाइन करना है. देखिए बातों बातों में वो कुछ कह जाएगा. उसने कह दिया 1 month डिमांड इन इन्वेंट्री, होल्डिंग 1 month, कह रहा है होल्डिंग 1 month. ठीक है, इसका मतलब उनको 1 महीने का स्टॉक हमेशा पहले से होल्ड करके रखना पड़ेगा. इट अलाउज रिसीवेबल्स 1 month, 1.5 month क्रेडिट. वो कहता है जी वो जो क्रेडिट है ना, उधार जो देते हैं ना अपने कस्टमर्स को, 1 महीने का भी नहीं, 2 का भी नहीं, 1.5 महीने का, मतलब 45 डेज का देते हैं. एंड कैश बैलेंस. अब देखिए जी आज तक आपको कैश बैलेंस नहीं बताया था, उसने कहा जी कैश बैलेंस भी आपके पास हमेशा होना चाहिए. कितना? 12,50,000 रुपए का. अब नाउ कैश बैलेंस इज योर करंट एसेट. कैश बैलेंस इज योर करंट एसेट. ठीक है, तो वो कह रहा है व्हाट आर करंट एंड क्विक रेशियोज. ओके, वी हैव टू कैलकुलेट करंट रेशियोज एंड क्विक रेशियोज. बेटे आपने बचपन में क्विक रेशियोज निकाली हैं, नॉलेज लेवल में भी किए हैं, इवन इन प्रोफेशन स्किल लेवल वी ऑल्सो डन. बट वहां पर ना आपको करंट एसेट ऑलरेडी बनाकर दिया होता था, बस केक खाने का काम करते थे. यहाँ पे पहले केक बनाना है. You are not given with the current assets. So firstly you have to calculate that absolute figures, you know, that absolute figures are to be calculated. आपको ratios calculate करनी है, relative figures calculate करनी है. But for ratios I know that current ratio is equal to current assets upon current liabilities. आजकल तो 3rd क्लास के स्टूडेंट से पूछो ना, तो उसको भी करंट रेशियो का फॉर्मूला पता होगा, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. और आपने 11वीं क्लास से, फ्रॉम क्लास 11th यू हैव स्टार्टेड अप, तो कितनी बार आपको तो माइंड में रट चुका होगा व्हाट इज करंट रेशियो एंड व्हाई वी कैलकुलेटेड, व्हाट इज लिक्विडिटी, व्हाट इज शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, व्हाट इज द बेंचमार्क. एंड फॉर क्विक रेशियो वी नो दैट it is quick assets upon current liabilities. When I say quick assets, I mean current assets minus inventory, because sometimes inventory takes some time period to convert into cash. मैं रुक गया जी सर, आप 1 सेकंड रुक जाओ, हम दोबारा से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं. बेटे मैं बिल्कुल पढ़ो, आप आराम से, मैं तो रुक गया हूँ बेटा. Now the point is,
we have to firstly find out that what are current assets, or you have to estimate working capital. ठीक है ना, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का आप एस्टिमेट करेंगे तो वही फॉर्मेट लगाएंगे, पहले करंट एसेट निकाल लेंगे फिर करंट लायबिलिटीज निकाल लेंगे. बट आपको पता है whenever you want to estimate working capital, there are two things which are very important. रेशियोज पता होनी चाहिए और रिलेशनशिप्स पता होनी चाहिए, पीरियड्स पता होने चाहिए और वो किसके साथ मल्टीप्लाई करने ये पता होना चाहिए. It means I should be aware of R square. When I say R square, I mean ratios, holding periods. As in this question, I am given with inventory holding period. As in this question, I am given with account receivables collection period. As in this question, I am given with creditors, payables payment period. So I need to know that with which amount they are related. वो किसके साथ मोहब्बत रखते हैं, तो वो मोहब्बतें निकालनी है. और मोहब्बतें या तो कॉस्ट शीट बना के निकलेगी या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. अब आपको यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं है बेटे, मोटा मोटी दे दिया उन्होंने, मोटा मोटी सेल्स, मोटा मोटी कॉस्ट, मोटा मोटी प्रॉफिट. तो बेटे आपको भी मोटा मोटी यू हैव टू प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बिकॉज आई एम नॉट गिवन विद ईच एंड एवरी कन्फिगरेशन, आई एम नॉट गिवन विद दैट. एक बच्चा कहता है मोरली भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फिर आपने कसम खाई थी एक लेक्चर में मेरे साथ कि सर जैसे जैसे आप कहेंगे वैसा वैसा करेंगे, वी विल प्रिपेयर कॉस्ट शीट और प्रॉफिट एंड लॉस. बेटे एग्जामिनेशन किट, प्रैक्टिस एंड रिवीजन किट बीबीपी की नहीं हो पाएगी अगर आप अभी मेरे साथ साथ नहीं चलेंगे. ज़्यादा चालाकी छोड़ दीजिए और आप बिल्कुल आप सो स्ट्रेट बैठो. भैया कौन आप देखिए ढीले होकर बैठे हुए, मोबाइल ऑफ. देखिए जो बच्चे मेरे सामने बैठते हैं ना लाइव में, मैं उनको बिल्कुल उनके मोबाइल ऑफ कराता हूँ और आप तो दूर बैठे हैं, आपको तो और ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए मेरी बातों का. चलिए रजिस्टर खोलिए, कैपलॉन ओपन कर दीजिए, हार्ड कॉपी निकाल लीजिए. मैं बार बार कैपलॉन में नहीं आऊँगा, मेरे पास हार्ड कॉपी है, मैं हार्ड कॉपी से देखूंगा सो दैट आई कैन आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, आराम से हम कर पाएँ. ठीक है जी, चलिए सर बहुत बढ़िया. मैं भूपेश आनंद अपने राइटिंग पैड में आ गया और मेरा ये राइटिंग पैड है. कहाँ हो राइटिंग पैड, कहाँ हो? तो लिखो जी. सबसे पहली बात, आप सबने जो भी लिखा है ना बेटे लिखना है. आई नो दैट यू नो, but still you will write it down. Friends, we know that current ratio is equal to current assets upon current liabilities. Now this current assets is in absolute figure and this is also in absolute. बेटे absolute और relative में difference होता है ना. Gross profit margin is a ratio. It is a relative measure, but gross profit in dollar, million or in rupees or in pounds, that is absolute. तो मुझे एब्सोल्यूट निकालना है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. अच्छा कोई भी रेशो निकालेंगे तो वी नो दैट वी ऑलवेज डू द फॉर्मूला, यू नो, वी कैलकुलेट न्यूमरेटर विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर. सो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर एंड वी कैलकुलेट कोफिशिएंट. तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज लिख लें, या आप यहाँ पर करंट लायबिलिटीज भी लिख सकते हैं. मैं बताऊंगा कब करंट लायबिलिटीज लिख सकते हैं. बैंक ओवरड्राफ्ट, इफ नथिंग इज गिवन आई कैन अज्यूम बोथ आर इक्वल. सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, अब बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है. इन ऑर्डर टू कैलकुलेट करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, क्योंकि मुझे करंट एसेट्स चाहिए, इट मीन्स आई वॉन्ट टू एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल. ऐसा समझ लीजिए, आई नीड टू थिंग्स, रेशियोज एंड रिलेशनशिप. वही लिखा है बेटा, लिखो तभी आपको याद रहेगा. करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, टू प्रीरिक्विजिट्स आर गिवन, आर नेसेसरी. प्रीरिक्विजिट्स का मतलब क्या है? जरूरत है, यू नो, दिस इज नेसेसिटी कि आप रेगुलरली इतनी पढ़ाई करें तभी आप F9 के पेपर को क्लियर कर सकते हैं. ओके मैं आ गया जी नेक्स्ट. नाउ फ्रेंड्स, रेशियोज आर स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन. रेशियोज तो दी हुई हैं, हाँ अगर नहीं दी होती तो टर्नओवर रेशियो दी होती तो मैं टर्नओवर रेशियो की हेल्प से जो टाइम्स में गिवन है मैं होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट कर लेता. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो टाइम्स में तो आई वुड हैव कैलकुलेटेड इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड. सिमिलरली अकाउंट रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इन टाइम्स है, आई वुड हैव कैलकुलेटेड अकाउंट रिसीवेबल्स कलेक्शन पीरियड. बट यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है. थैंक यू बोल दो एग्जामिनर को, उसने तीनों रेशियोज दे दिए और इतना भला आदमी है. कैश का तो रेशियो भी छोड़ दो, बैलेंस ही दे दिया है. वाह जी वाह. बट द रिलेशनशिप, इट इज बेटर टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बट बिकॉज रिलेशनशिप दी नहीं हुई तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी चाहिए. और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट सेल से स्टार्ट करेंगे. एज डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हैज नॉट बीन स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन. आराम से बेटे लिखना है. बेटे ये लिखोगे ना
तो आज के 1 महीने के बाद जब आपको पेपर के लिए प्रिपेयर करना है तो आपको वो थॉट्स चलने स्टार्ट हो जाएंगे जो मैंने बोले हैं, ठीक है। Now friends, ratios are specified in the question, but the relationship it is better. But for relationship, it is better to prepare profit and loss statement as detailed information has not been specified in the question, so we cannot prepare cost sheet. ठीक है सर। मैं आ गया जी नेक्स्ट पॉइंट में। आपको पता है बेटे कैसे करते हैं? सेल्स कितना है आप मुझे बताइए, सेल्स कितना है? अच्छा सेल्स हमें पता नहीं है। अच्छा सेल्स पता है 8 मिलियन, तो इसको भी लिख लेते हैं मिलियन, चक्कर ही खत्म हो जाएगा 8। अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट गिवन नहीं है, बट आई नो दैट आई एम गिवन विद मार्कअप। मुझे मार्कअप पता है, मार्कअप इज 60%। अच्छा आई नो दैट मार्कअप की मोहब्बत कॉस्ट के साथ है। वैसे क्वेश्चन में गिवन भी है, नहीं भी दिया होता तो मुझे मालूम ही है कि मार्कअप इज रिलेटेड विद कॉस्ट। अच्छा अब कॉस्ट मुझे पता ही नहीं है। अच्छा आपको पता है थर्ड क्लास में यू आर अवेयर ऑफ इन द मैथमेटिक्स इफ नथिंग इज गिवन आई कैन अज्यूम इट एज x और आई कैन अज्यूम इट एज 100 बिकॉज इट इज गिवन टू मी इन परसेंटेज। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ लेट कॉस्ट इज इक्वल टू $100। so mark up is $60. So the balance is, I can say the balance is, या तो मैं ये कह सकता हूं 160 is sales। आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं बेटे। आई नो दैट टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। मैं इतने नीचे लेवल पे आ गया, बताओ। सेल्स 160 इज equal to cost plus profit because it is not, margin is not given to me, मार्कअप दिया है तो मुझे कॉस्ट की मदद लेनी पड़ी। तो मैंने कहा लेट कॉस्ट भी 100, लेट मार्कअप भी 60, लेट सेल्स भी 160। तो मैं यहां पर आ गया बेटे, मैं आ गया सर। कहां आ गए बेटे? अब क्या बताऊं मैं आपको, ये देखो लिख भी दिया। ये प्यार है बेटे, ये प्यार है। ये वर्किंग नोट्स, एक एक वर्किंग नोट 1 करोड़ रुपए का। आप मानो तो ठीक, नहीं मानो तो ठीक, बिकॉज इट विल बी हेल्पिंग यू इन एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑल्सो। बेटा दिल चीर के रख दिया है। आप कंपेयर कर लीजिए किसी की एक्सप्लेनेशन भूपेश आनंद के वीडियोस की एक्सप्लेनेशन के साथ। बेटे जमीन आसमान का डिफरेंस है। ये मैं नहीं बोलता, मेरे वीडियोस के कमेंट्स बोलते हैं। आप कमेंट्स चेक तो कीजिए। एज देयर इज अ डिफरेंस इन मार्जिन एंड मार्कअप, let the cost be $100, so markup is $60 because it is given to me as 60%, so I can directly multiply on 60% on 100, that comes to 60, so my sales is equal to $160 आराम से। if sales is 160 then cost is 100। अब तो बेटा इतने में इतना तो इतने में कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो आसान ही है ना। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करने का एक सिद्धांत है, देयर इज वन रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उसमें क्या होता है, 4 चीजें होती हैं, एक चीज कैलकुलेट करनी होती है, 2-3 चीजें दी होती हैं। अब आपको 2 चीजें वो लिखनी है ऊपर नीचे विच आर गिवन टू यू। फॉर एग्जाम्पल हियर आई एम गिवन विद इफ सेल्स इज $160 एंड इफ सेल्स इज $8 million, तो दोनों सेल्स गिवन है। तो मैं कैसे स्टेटमेंट बना रहा हूं, देखो if sales is $160 then my cost is $100, and if sales is $8 million then how much will be my cost? Getting my point? समझ आ रही है बात? 8 into 100 upon 160, बेटे $5 million की कॉस्ट आ गई। मैं रुक चुका हूं, आप आराम से ये कॉस्ट निकालिए। अच्छा प्रॉफिट भी निकाल सकते थे आप डायरेक्टली प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते थे। मैं कहता हूं जी अगर तो फिर यहां प्रॉफिट लिखते, यहां पे प्रॉफिट लिखते ना, तो यहां 60 लिख देते। अच्छा यहां 60 लिखते तो फिर आपके सामने आ जाता क्या, 8 into 60 डिवाइडेड बाय 160 इज इक्वल टू 3, तो प्रॉफिट आया था सीधा 3। अच्छा प्रॉफिट निकाल कर भी आप कॉस्ट निकाल सकते थे, तो आपके ऊपर है, कान जैसे पकड़ना पकड़ लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। यहां पर आ गया 8, यहां आ गया 3, यहां आ गया 5, मतलब खाने से आम जैसे मर्जी खा लीजिए। मैं आ गया यहां पर। अब आपको ऑलरेडी यहां चेक कर लीजिए, इसका कुछ और बाइफिकेशन तो गिवन नहीं है। ठीक है सर बिल्कुल ठीक है। मैं चल पड़ा जी आगे।
सर चलो, तो मैं लिख रहा हूं फॉर्मेट फॉर एस्टिमेटिंग। सर ये तो निकालना ही नहीं है, बस यार कोई बात नहीं, एक बार आप मेरे साथ करो तो सही, थोड़ी प्रैक्टिस ही होगी, आपको ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगी यार। फॉर्मेट फॉर एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल, अगर आपको वर्किंग कैपिटल भी निकालना होता तो जैसे अभी हमने ट्रेस टू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, वी हैव फर्स्टली रिटन करंट एसेट्स और वी कैन राइट इट डाउन फंड्स ब्लॉक्ड इन करंट एसेट्स एंड हाउ मच फंड्स आर ब्लॉक्ड और हाउ मच आर करंट लायबिलिटी। सीधी सी बात, इसमें ब्लॉक्ड का नहीं कहते क्योंकि तो उधार लिया ना आपने। अच्छा, इसमें एक तो इन्वेंटरी बैलेंस है, इन्वेंटरी बैलेंस हो सकता है, ठीक है। अकाउंट्स रिसीवेबल बैलेंस कैन बी देयर एंड इन्वेंटरी का बाइफिकेशन भी हो सकता है, रॉ मटेरियल इन्वेंटरी, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरी, फिनिश गुड्स इन्वेंटरी, बट दैट इज नॉट गिवन टू मी, सो आई एम जस्ट राइटिंग इन्वेंटरी बैलेंस, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक, you know, and that stock is a mixture of all these three, so that is my asset. Accounts receivables is my asset, and even the cash balance that is given to me in first time, you know, but I know that cash balance is an asset, and here I am also given with the, I can calculate accounts payable, so this will be current assets and this will be current liabilities, so I can calculate net working capital, you know, with this like this, A minus B. अब सबसे पहले मुझे इन्वेंटरी बैलेंस कैलकुलेट करना है माय डियर फ्रेंड्स। तो इन्वेंटरी बैलेंस के लिए हम क्या करेंगे, इन्वेंटरी बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए आई शुड बी अवेयर ऑफ, फर्स्ट पॉइंट इज रेशियो एंड सेकंड इज रिलेशनशिप। व्हेन आई से रेशियो आई मीन इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड एंड देन आई मीन cost of sales, because raw material is not given to me, okay, and I know that inventory holding period is 1 month, and I also know that this is $5 million। डॉलर आगे लिखते हैं, मैं जान गया अब क्या है कि थोड़ा सा मैं लिख रहा हूँ यहीं पे ऐसे लिख रहा हूँ, आप उसमें आप मेन चीज को ध्यान में देखिए जो व्हाट आई वांट टू से, ठीक है जी। नाउ दिस इज फॉर 12 मंथ्स, तो सीधी सी बात है 12 महीने, 12 मंथ्स के लिए अगर 5 है तो एक महीने के लिए, बिकॉज मंथ दोनों गिवन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई में वैसे कर सकते हैं, और यू कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई एंड यूज द फॉर्मूला ऑल्सो, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या करेंगे, फॉर्मूला आता ना आपको, 1 मंथ यहाँ पे आ गया, इन्वेंट्री बैलेंस कॉस्ट ऑफ सेल्स इंटू 12, ये पता ये 5 है, ये पता 1 है, ये 12 है, वही फिगर्स आ गई सीधी, ठीक है जी। तो 5 इंटू 1 अपॉन 12। चलिए सर जल्दी से कैलकुलेटर बाहर निकाल लीजिए। देखिए अब मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा तो बनता है कि मैं मेरे साथ साथ आप जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करें। तो दैट फिगर कम्स टू 5 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज 0.4166, बिकॉज इट इज मोर देन दैट 66, तो मैंने इन्होंने राउंड ऑफ कर दिया, मैं भी राउंड ऑफ कर रहा हूँ, 0.417 ले लेते हैं, ठीक है ना। लो जी, नेक्स्ट आ गए हम अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर, अकाउंट्स रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड। तो अकाउंट्स रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू, गिवन है, ये तो गिवन ही है, दैट इज इक्वल टू 1.5 मंथ, और 12 महीने की कितनी सेल्स है बेटे, 160, तो 160 इंटू 1.5 अपॉन 12। अब देखिए हम जल्दी कर रहे हैं क्योंकि अब आपको थोड़ा समझ आ गया है, तो मैं डायरेक्टली 1.5 अपॉन 12 डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 160 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज इक्वल टू 1.5, अच्छा 8 है बेटा, सॉरी मेरे को फिगर तो यहाँ पे 8 ही है ना, मैंने लेना तो 8 ही है क्योंकि एक्चुअल फिगर तो 8 है, तो वो तो निकालने के लिए यूज किया था ना। 8 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 12, दैट कम्स टू $1 मिलियन। मैं आ गया जी अकाउंट्स पेबल में,
and I know that for calculating accounts payable I need two things, one is ratio and second is relationship. मैं सीधा ही क्या कर रहा हूँ, अब रेशो को रिलेशनशिप के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. आपको बातें समझ आ चुकी हैं तो थोड़ा सा स्पीडली कर लेते हैं. रेशो कितना बेटा इसका, दैट इज 2 months, सो 2/12 इंटू 5, ये आ गया जी 0.833. तो $0.83 million. अच्छा कैश तो गिवन ही था, उसको तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा आ गया सर. इन्वेंट्री बैलेंस मैंने सीधा लिख दिया 0.417, ऊपर डॉलर मिलियन लिख चुका हूँ. रिसीवेबल सीधा मैंने लिख दिया 1.000. ठीक है जी. कैश इज गिवन टू यू, कैश कितना है 1.25. एग्जामिनर का थैंक यू बोल दो बेटा, उसने गिवन है. एंड हाउ मच आर पेबल विच यू हैव कैलकुलेटेड 0.833. चलिए जी पहले करंट एसेट का टोटल कर लेते हैं. 0.417 प्लस 1 प्लस 1.250 इज इक्वल टू 2.667. आराम से. और करंट लायबिलिटी है 0.833. तो चलिए सर 2.667 मैं आ गया सीधा रेशो के फॉर्मूले के ऊपर. आई नो. अच्छा मैंने क्या किया इसमें, एक तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी कैलकुलेट कर दिया. दैट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज 2.667 माइनस 0.833. नो डाउट उन्होंने नहीं पूछा, बट स्टिल मैं चाहता हूं कि आप निकाल लीजिए. 1.834. Now I want to calculate current ratio. Next point is I have to calculate current ratio. बेटे रेशो में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है, तो 2.667 ठीक है जी डिवाइडेड बाय 0.833 करेंगे, माइनस नहीं करेंगे बिकॉज आई वांट टू कैलकुलेट रेशो. तो यहाँ पर आ गया 2.667 डिवाइडेड बाय 0.833. कुछ बच्चे नहीं कर रहे, वो मंद बुद्धि के हैं भैया, क्या बताए बेवकूफ़ हैं. आप अपनी लाइफ के लिए सीरियस नहीं हो तो भैया मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हो. मैं तो आपके सामने खड़ा होकर अपनी एक्सप्लेनेशन देकर क्लास नोट्स के साथ, जूस नोट्स के साथ, लाइव एग्जाम्पल के साथ आपके सामने खड़ा हूँ. आगे आपकी ऑप्शन है करंट रेशो. नेक्स्ट इज क्विक रेशो. बेटे देयर इज अ डिफरेंस इन क्विक रेशो एंड करंट रेशो. क्विक रेशो में हम क्या करते हैं, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री लेस कर देते हैं बिकॉज इन्वेंट्री को कन्वर्ट होने में समय लगता है. होप आपको बात समझ आ रही है. तो बेटे इस तरह से मैंने टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 4 एडिशनल इलस्ट्रेशन 1 भी कंप्लीट कर दी लेक्चर नंबर 6 में. अब लेक्चर नंबर 7 में मैं एडिशनल क्वेश्चन नंबर 2 करने वाला हूं. अगर आप थोड़े से भी अपने लिए सीरियस हो गए ना, तो लेक्चर 7 को अटेंड करने से पहले आप एडिशनल क्वेश्चन नंबर 2 को ईमानदारी से पढ़ लोगे, उसके कीवर्ड्स को हाईलाइट कर दोगे, अंडरलाइन कर दोगे, एटलीस्ट उसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या कॉस्ट शीट जो भी बनता है बना दोगे, और कोशिश करके उसमें वर्किंग कैपिटल की एस्टिमेशन करोगे. नहीं होगे तो कोई बात ही नहीं सर, मैं हुई बिकॉज मैंने प्रॉमिस किया मैं लाइव लेक्चर्स में वर्किंग कैपिटल तो पूरा कंप्लीट करूंगा और मैं अपना वादा निभाऊंगा. रघुपति रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए. ठीक है सर. इन्हीं बातों के साथ माई सेल्फ भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीएमए, मैं यूएसए, मैं लंदन. बट इतनी सारी डिग्रीज कर रहा हूं मैं इस समय कि आपको मैं क्या बताऊं. लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मेरा ड्रीम है कि मैं अपना नाम लेकर आऊं मैक्सिमम डिग्रीज. तो मिलते हैं